नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे रिटर्न अंडर जीएसटी की। देखिए, रिटर्न अंडर जीएसटी का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम बात करेंगे रिटर्न अंडर जीएसटी के जो बैलेंस प्रोविजंस बचे थे। तो सर, हमने कल के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? सर, हमने पढ़ा था व्हाट आर द हु आर द पर्संस रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। नंबर सेकंड टॉपिक पढ़ा था हमने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B इन केस ऑफ मंथली रिटर्न एंड इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न। सर, अगला टॉपिक हमने कल पढ़ा था जीएसटीआर 1 में सेल्स की डिटेल किस प्रकार से शो करेगा टैक्स पेयर। और इससे अगला टॉपिक सर हमने पढ़ा था कब कब जीएसटीआर 1 एंड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो टॉपिक पढ़ा था सर हमने कल How a person can rectify error in GSTR 1 and GSTR 3B। आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा सर, वो स्टार्ट होगा कॉम्पोजिशन स्कीम से, कि कॉम्पोजिशन स्कीम का जो टैक्स पेयर होता है वो कौन से रिटर्न फाइल करता है जी। देखिए, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो पर्सन ऑप्ट करता है कॉम्पोजिशन स्कीम, वो जीएसटीआर 4 फाइल करेगा जी। ईयरली रिटर्न होती है सर जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 4 क्या है? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए एक ईयरली रिटर्न है। एनुअल रिटर्न नहीं बोला सर मैंने, क्या बोला मैंने? ईयरली रिटर्न है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। जीएसटीआर 4 क्या है? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए एक ईयरली रिटर्न है, ना कि एनुअल रिटर्न। तो जीएसटीआर 4 क्या है? ईयरली रिटर्न। किसके लिए? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए। इसके अंदर ये क्या क्या डिटेल देगा सर? इसके अंदर डिटेल देगा आउटवर्ड सप्लाई, जो भी इसने आउटवर्ड सेल की है, सप्लाई करी है, और उसकी डिटेल देगा कंसोलिडेटेड डिटेल्स। और जो इनवर्ड सप्लाई करी है उसकी देगा इनवॉइस वाइज डिटेल। क्या मीनिंग हो सर इस बात का? जो भी हमने सेल करी है उसकी तो टोटल वैल्यू दिखा दो कि सर हमने इतनी सेल करी है, और जो हमने परचेज करी है उसकी डिटेल सर इनवॉइस वाइज दिखाएंगे। तो जीएसटीआर 4 में जाएंगे ये डिटेल्स। ईयर रिटर्न है। ड्यू डेट क्या होगी सर इसकी? फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो 30 जून आएगा। सर एग्जांपल दीजिए, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर सर 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा, तो कब तक हम फाइल कर सकते हैं इसको? 30 जून 2025 तक। सर अगली आती है, देखिए, जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ना, इनको तो एनुअल रिटर्न फाइल करने, सॉरी, इनको जो ईयरली रिटर्न जो फाइल करने की जो फैसिलिटी दी गई वो तो ईयरली दे दी गई कि पूरे साल में आप एक रिटर्न फाइल करिए, ईयरली रिटर्न जीएसटीआर 4 के रूप में। लेकिन इनको बोला गया सर आप रिटर्न तो बेशक से एक फाइल कर दीजिए जीएसटीआर 4 ईयरली रिटर्न, लेकिन जो आपने सेल करी उस पर आप जो टैक्स की पेमेंट करेंगे वो क्वार्टरली करेंगे सर। तो जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म नंबर है, जीएसटी सीएमपी 08। अरे जीएसटीआर 4 में क्या करेगा? ये ईयरली रिटर्न देगा। और जीएसटी पीएमटी 0 सॉरी जीएसटी सीएमपी 08 में क्या करेगा? ये क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स करेगा। सर किस दिन करेगा? जिस महीने के टैक्स, जिस क्वार्टर के टैक्स की पेमेंट होगी सर, जिस क्वार्टर के टैक्स की पेमेंट होगी, जैसे ही वो क्वार्टर खत्म होगा उससे नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक। ठीक है जी? ठीक है सर। चलिए सर, देखिए, अगर मैं कहूं जीएसटी में जो हमने जीएसटीआर 1 पढ़ी, जीएसटीआर 3B पढ़ी, और उसके बाद जीएसटीआर 4 पढ़ी, जीएसटी सीएमपी 08 पढ़ी, ये तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर फाइल करता है कि कभी कोई बंदा रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करता है, कभी कहता है मैं कंपोजिशन स्कीम में जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं सर जो स्पेशल लोग होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं सर? स्पेशल लोग होते हैं सर। उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लेके आए गए रिटर्न चैप्टर के लिए। तो रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ स्पेशल बंदों के लिए स्पेशल प्रोविजंस आए रिटर्न चैप्टर में। सर हमने नाम पढ़ा था एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। देखिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सर मैं आपको याद कराऊंगा नाम कि कौन सी रिटर्न फाइल करता है। सर आप कैसे याद कराओगे बेटा? जैसे मैं कहूं ना, आप एक बार उस फ्लो में याद कर लीजिए और 2 बार रिपीट कर लीजिए क्लास को। मैं कहता हूं आप भूलोगे नहीं। कैसे सर? याद करो सर, हमने क्या पढ़ा था? जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B कौन कौन फाइल करेगा, कौन कौन फाइल नहीं करेगा।
हाँ सर, हाँ हमें तो याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है सर? GSTR1 एंड GSTR3 भी फाइल करेंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर आपने हमें याद कराया था ना, मैंने कहा बेटा क्या याद कराया था? सर आपने हमें याद कराया था बट डू नॉट इंक्लूड, ये पर्सन फाइल नहीं करेंगे। सर आपने याद कराया था पहले 4 नाम तो 3 वर्ड से आएंगे, जब 5वां नाम है वो 4 वर्ड से मिलके बनेगा। मैंने कहा सर बता दो एक बार। सर पहला नाम आएगा आपका कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। नंबर सेकंड पे आएगा सर ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नंबर थर्ड पर आएगा सर आपका TDS डिडक्टर। नंबर 4 पे आएगा TCS कलेक्टर। नंबर 5 पे आएगा सर NRTP। सर 2 और बताए थे आपने, मैंने कहा सर कैसे याद कराए थे? अरे 2 जो नाम आएंगे ना वो ओ से बनेंगे। पहला क्या नाम आएगा? OIDAR सर्विस प्रोवाइडर, और उसके बाद क्या आएगा सर? ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइडर। अरे सर हमें तो याद थे, आपने क्यों रिपीट किया? देखिए बच्चा, जिस फ्लो में, जिस तरीके से मैं आपको चीजें याद करा दूं, आप एक बार उसी फ्लो में उसी तरीके से चीजों को याद कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में आपको एकदम से क्लिक करेगा, विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकालोगे क्वेश्चन का। चलिए सर आगे बढ़िए, हमें तो याद है। देखिए जी, NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, 4 वर्ड से मिलकर बना है। इसके लिए GST का जो फॉर्म है रिटर्न फाइल करने का, वो है GSTR5। 4 शब्दों से मिलकर बना क्या? NRTP। इसके लिए फॉर्म आया GSTR5। कौन फाइल करेगा सर? NRTP। मंथली बेसिस पर फाइल करनी होगी सर इसको, और जो ड्यू डेट होगी सर इसकी अर्लियर होगी सर, अर्लियर ऑफ 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ और 7th डे फ्रॉम द एंड ऑफ वैलिडिटी, विच एवर इज अर्लियर। चलो सर, सर अब हमने पढ़ा था OIDAR सर्विस प्रोवाइडर। आप बताइए बेटा, OIDAR में कितने वर्ड्स आएंगे? सर OIDAR में आएंगे आपके 5 वर्ड्स। लेकिन सर आपने तो बताया था जो GSTR5 जो रिटर्न होती है किसकी होती है? वो अभी तो बताया था जी, किसकी होती है सर? NRTP की। तो OIDAR 5 शब्दों से मिलकर बना है, इसकी भी 5 ही होगी, लेकिन इसका रिटर्न का फॉर्म नंबर है GSTR5A। GSTR5A एक तो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर का है, और जो नंबर सेकंड है ऑनलाइन मनी गेमिंग की जो सर्विस प्रोवाइडर करता है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर किसकी सर्विस दे रहा है? ऑनलाइन मनी गेमिंग की, तो उसके लिए भी GSTR5A है। सर कैसे याद करें? अरे भाई कराया तो सही आपको। OIDAR में कितने वर्ड्स आए? 5। अरे हमने पढ़ा तो था ओ से OIDAR, ओ से ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन दोनों के लिए एक ही फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म? GSTR5A। मंथली बेसिस पे करेंगे सर टैक्स की पेमेंट, जो रिटर्न फाइल करेंगे और 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक करेंगे। चलिए सर, सर अगला फॉर्म आता है आपका GSTR6। कौन फाइल करता है सर? ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर कैसे याद करें? अरे कितने शब्दों से मिलकर बना ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? 3 वर्ड से। ISD 3 × 2 इज इक्वल टू GSTR6। ISD बोलो, ISD मल्टीप्लाई बाय 2 GSTR6। कितना आसान कर दिया जी। तो ISD क्या फाइल करेगा? GSTR6 मंथली बेसिस पर फाइल करेगा सर, ड्यू डेट है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। चलिए जी, अब आपका आता है सर GSTR7 GSTR8। देखो बच्चा, फ्लो में याद करना, GSTR7 GSTR8, हम जब GSTR7 को पढ़ेंगे ना, GSTR8 को भी साथ में ही पढ़ेंगे। क्यों सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे TDS डिडक्टर TCS कलेक्टर के लिए होती है ये। TDS डिडक्टर एंड TCS कलेक्टर, GSTR7 GSTR8 मंथली बेसिस पे, ड्यू डेट भी दोनों की सेम है। क्या है सर? जिस महीने की हम फाइल कर रहे हैं उससे नेक्स्ट महीने की 10 तारीख। तो GSTR7 एंड GSTR8 TDS डिडक्टर एंड TCS कलेक्टर रेस्पेक्टिवली फाइल करते हैं सर। सर GSTR9 किसका था? सर याद है हमें तो। अरे बताओ किसका था? सर आपने तो पढ़ाया था लास्ट क्लास में,
जीएसटीआर 9 है सर एनुअल रिटर्न। सर हमें तो ये भी याद है, कौन फाइल करेगा? सर आप मत बताओ, हम खुद बताएंगे। चलो जी, आप याद करना सर। जीएसटीआर 9C, सर आप मत बताओ, हमने कल याद की थी। सर क्या है ये? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है सर ये। जीएसटीआर 9 से क्या है? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सर जीएसटीआर 10 किस चीज की है? सर जीएसटीआर 10 है आपकी फाइनल रिटर्न। देखिए जीएसटीआर जो 10 है फाइनल रिटर्न, अब इसका सिर्फ नाम याद करो। जब एक बंदा फाइनली चला जाएगा तो वो क्या कहेगा? बस भाई अब मेरे बस की नहीं है धंधा चलाना। तो फाइनल रिटर्न कौन फाइल करेगा? जब एक बंदा कहेगा बस भाई बस 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 अब मेरे बस की धंधा चलाना नहीं है। तो क्या कह रहा है वो? बस 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 अब धंधा नहीं करूंगा। तो हम कहते हैं बस 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 नहीं, 10 10 10 जीएसटीआर 10 फाइल करके बाय करके चला जा। ठीक है सर। चलिए जी सर, अब हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 के बारे में। सर हमें तो याद है सर, आप क्यों याद करा रहे हो? चलो सर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कभी बच्चा ये ना कहे कि आज की क्लास में आपने जीएसटीआर 9 के बारे में कुछ भी नहीं बताया। देखिए इन डिटेल जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C हमने पढ़ी थी क्लास नंबर लास्ट क्लास में, लेकिन एक बार फिर गो थ्रू कराता हूं सर। जीएसटीआर 9 आपकी बात करती है एनुअल रिटर्न की, और जीएसटीआर 9C बात होती है आपकी एनुअल रिकंसिलेशन स्टेटमेंट विच इज सेल्फ सर्टिफाइड। तो सर जीएसटीआर 9 कौन फाइल करता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बट डू नॉट इंक्लूड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और कौन कौन फाइल नहीं करेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अलावा? सर वही तो है जो नंबर 2 3 4 5 पे याद किए थे हमने। मैंने कहा कहाँ याद किए थे? सर जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी के लिए हमने याद किए थे कि ये बंदे नहीं फाइल करेंगे। तो बेटा सुना दो ना एक बार। देखिए जीएसटीआर 9 कौन कौन फाइल नहीं करेगा? एक तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये चेंज हुआ है बस। नंबर 2 3 4 5 सेम है बिल्कुल। नंबर सेकंड पे आईएसडी, नंबर थर्ड पर टीडीएस डिडक्टर, नंबर फोर्थ पर टीसीएस कलेक्टर, एंड नंबर 5 पे एनआरटीपी। चलो सर आगे बढ़ो फटाफट। चलो सर, सर जीएसटीआर 9C कौन फाइल करता है? जीएसटीआर 9C सर फाइल करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी whose aggregate turnover in current financial year अगर एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ से। सर थोड़ा और जल्दी करो, हमें समझ आ रहा है, हमने तो कर रखा है लास्ट क्लास में। सर बट फॉलोइंग पर्सन फाइल नहीं करेंगे। अरे सर कौन से पर्सन फाइल नहीं करेंगे? सर वही पर्सन फाइल नहीं करेंगे जो जीएसटीआर 9 की एक्सेप्शन में थे। सर एक बार करा दो फटाफट से। सर नंबर 1 पे आएगा आपका कैजुअल टैक्सेबल। सर थोड़ा सा आराम से चलो, हमें समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा चलो। ओके, कौन कौन फाइल नहीं करेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नंबर सेकंड पे आईएसडी, नंबर थर्ड पे टीडीएस डिडक्टर, नंबर फोर्थ पे टीसीएस कलेक्टर, एंड नंबर 5 पे एनआरटीपी। चलो सर अब कुछ कॉमन नोट की बातें करेंगे सर। ड्यू डेट क्या है? जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C की कॉमन नोट है सर ये। सर जिस फाइनेंशियल ईयर की हमें फाइल करनी है, जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद जो 31 दिसंबर आएगी वो उसकी ड्यू डेट है। सर क्या पहले फाइल कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। अरे 31 मार्च के बाद जो जिस फाइनेंशियल ईयर की हम फाइल कर रहे हैं, 31 मार्च ऑफ सच रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डेट है वो 31 दिसंबर है सर। सर हमें तो याद हो गई, आगे बढ़ो सर। सर जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करनी होगी जब? सर हमें तो याद है 9 और 9C का फाइल कौन कौन फाइल नहीं करता? सर मैं कहता हूं आपको याद है 5 बंदे फाइल नहीं करते, लेकिन एक कॉमन एक्सेप्शन दी गई सर। सर वो भी तो कॉमन नहीं थी। मैं कहता हूं बेटा एक और एक्सेप्शन याद कर लो, 5 तो वही है जो आपने ऑलरेडी याद कर रखी थी। सर एक और याद करनी पड़ेगी आपको, बस लास्ट है, इसके बाद ये खत्म है टॉपिक। इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज सब्जेक्टेड टू ऑडिट बाय सीएजी, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन ऑडिट करेगा? सीएजी। देन इन सच अ केस नो नीड टू फाइल जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C। अगर किसी पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीएजी ऑडिट करता है तो उसको जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C फाइल करने की जरूरत नहीं है।
सर हमें याद हो गया। चलो सी आगे बढ़ते हैं। एक नोट और कर लो सर मेरे कहने से, जीएसटीआर 9 क्या पढ़ी थी हमने, एनुअल रिटर्न है सर। कौन फाइल करेगा? अरे सर हमें तो याद है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करेगा, बट डू नॉट इंक्लूड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आईएसडी, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर एंड एनआरटीपी। हाँ सर। क्या सर यहाँ पर कॉम्पोजिशन पर्सन आया? एक्सक्लूजन की बात कर रहा हूँ सर। सर नहीं आया, तो क्या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन भी जीएसटीआर 9 फाइल करेगा? अरे सर करना तो चाहिए। देखिए बस कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए जो एनुअल रिटर्न है उसका फॉर्म 9A कर दिया बस। क्या बोला मैंने? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है जीएसटीआर 9 नहीं है, 9A है। सर हमें याद हो गया, आगे बढ़ो। ओके चलिए जी सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। नंबर 1, even if no activity during the tax period, all registered person are required to file nil return। अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है उसके बाद भी आपको नील रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए जी सर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, अगले पॉइंट की बात कर रहा हूं सर। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 8। सर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B हमें याद है कौन फाइल करता है। जीएसटीआर 9 सर हमें भी याद, ये भी याद है सर। सर जीएसटीआर 8 हमें कच्चा कच्चा याद है। अरे कच्चा कच्चा क्यों याद है, आज ही तो पढ़ा था क्लास की स्टार्टिंग में। जीएसटीआर 8 कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है सर। किस किस चीज के लिए फाइल करता है? क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए फाइल करता है। तो इन 4 रिटर्न के लिए एक और बात कही गई सर कि अगर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 8 किन्हीं वजह से अगर हम फाइल करने में असमर्थ हो जाते हैं, अनेबल है, नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो गवर्नमेंट कहती है सर जो इसकी ड्यू डेट थी जीएसटीआर 1 की, जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट थी, जो जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट थी एंड जो जीएसटीआर 8 की ड्यू डेट थी, वहां से अप टू 3 इयर्स तक हम उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, उसके बाद कभी फाइल नहीं कर पाएंगे। क्या समझ में आया सर? सर हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ओके चलिए सर। सर जीएसटीआर 5A सर हमें याद है, आप मत बताओ। हाँ जी बताओ सर, हम बताते हैं, बताओ जी बताओ। सर ये तो रिटर्न है किसकी? OIDAR सर्विस प्रोवाइडर की एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करता है। हाँ सर ये तो आपको याद है। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देंगे जीएसटीआर 5A में। सर ये डिटेल देंगे आपको, सप्लाई जो इन्होंने की है किसको? NTOR को, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को। और नंबर 2 सप्लाई मेड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। सर हमें याद हो गया, आगे बढ़ो। ओके चलिए सर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं। सर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं, बहुत बच्चे इस टॉपिक को याद नहीं कर पाते। अब सर क्यों नहीं कर पाते? देखिए कई बार क्या होता है, जहां से हम क्लास ले रहे हैं अब उन्होंने वो टॉपिक करा दिया और बोल दिया कि ये तो लेस इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं सर कुछ भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सब कुछ आ सकता है। तो सर हम कैसे याद करेंगे इस टॉपिक को जो आप कह रहे हो कि ये तो आसान तो है, लेकिन बच्चे याद ही नहीं कर पाते। कई बार देखो याद करना नहीं करना किस चीज पर डिपेंड करता है। जिस पर्सन ने हमें पढ़ाया अगर उसने कह दिया कि लेस इंपॉर्टेंट है तो हम सर याद नहीं कर पाते। अगर उसने कह दिया मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सर हम तबीयत से याद करते हैं। कैसे सर? याद है सर आपको सीए फाइनल के अंदर हम ग्रुप 2 के अंदर पढ़ते हैं सर इनकम टैक्स, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर सर मैट का टॉपिक होता है, एक एएमटी का टॉपिक होता है सर, मैट एएमटी, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। सर मैट का जो टॉपिक होता है ना, कोई लॉजिक नहीं है उसका, कोई भी लॉजिक नहीं है। कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है।
अब टीचर ने करा दी और बोल दिया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपको सर फटाफट याद होता है वो। देखिए जो मन से नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो बच्चे पेपर में करने के लिए जाएंगे और टीचर ने कह दिया कि हाँ जी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा उसको याद करके जाता है कैसे कैसे करके, क्योंकि पेपर में आना है उसका 1-2 क्वेश्चन। अच्छा सर हमारा एक चैप्टर आता है कैपिटल गेन्स। मैं कहता हूं सर कैपिटल गेन्स का जो चैप्टर है ना वो पीजीबीपी से भी बड़ा इजी है। सीए फाइनल के अंदर जो कैपिटल गेन का जो चैप्टर है वो पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस चैप्टर से भी आसान चैप्टर कौन सा है सर, कैपिटल गेन का। लेकिन ना तो टीचर उसे उतनी इंपॉर्टेंस से पढ़ाता, जब उतनी इंपॉर्टेंस से पढ़ा ही नहीं रहा फिर कराने के बाद भी बोल देता है लेस इंपॉर्टेंट। हाँ सर हाँ, फिर बच्चा उसे क्या याद करेगा अच्छे से, नहीं करता सर। सर उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं टीचर्स, क्या बोलते हैं, आप सर याद कर लीजिए स्लंप सेल का टॉपिक, तो बच्चे को स्लंप सेल पूरी याद होगी। क्या समझाना चाहता हूं मैं इस बात से, मैं समझाना चाहता हूं सर इस बात से कि जो चीज हमारे टीचर ने बोल दी कि सर ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, तो सर आप उसको याद करते हो। जहां पर टीचर कहते हैं तो लेस इंपॉर्टेंट है 2 नंबर की आएगी, आप छोड़ देते हो। मैं कहता हूं सर 2 नंबर से आपकी एग्जामिनेशन रुक सकती है, 58 मार्क्स आ सकते हैं आपके, और 2 नंबर आपके आ गए 60 नंबर से आपका सब्जेक्ट एग्जाम हो सकता है, और क्या पता वो 2 नंबर ही आपको ग्रुप पास करा दे। तो सर बिल्कुल अच्छे से तरीके से याद कराऊंगा, आप बस मेरे फ्लो में याद कर लीजिएगा, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे सर। सर करा दो, आगे बढ़ो सर। हम बात कर रहे हैं लेट फीस फॉर डिलेड इन फाइलिंग ऑफ ईच जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। सर हमें तो ड्यू डेट याद है जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B की, मैंने कहा बता दो एक बार। सर मंथली के केस में जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है जिस महीने की फाइल कर रहे हैं उससे अगले महीने की 11 तारीख। सर जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है जिस महीने की रिटर्न फाइल करनी है उससे अगले महीने की 20 तारीख। मैंने कहा सर ओके। सर ड्यू डेट है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट केस के केस में जिस क्वार्टर की फाइल करनी है जीएसटीआर 1 उससे अगले महीने की 13 तारीख, और जिस क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करनी है उससे अगले महीने की 22 तारीख या 24 तारीख। मैंने कहा ओके। सर एकदम से है ना आप फास्ट फास्ट करने लग जाते हो, बेटा ये टॉपिक कर रखे हैं ना, आपको ये टॉपिक याद भी होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार दोबारा से याद कीजिए, बड़ा स्लो स्लो पढ़ाया सर मैंने। चलिए सर केस नंबर 1 बात करते हैं। सर किस टॉपिक क्या है हमारा, हम लेट फीस की बात कर रहे हैं। अगर आप ड्यू डेट तक जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते हैं तो आप लेट फाइल करेंगे उसको। अगर आप लेट फाइल करोगे तो लेट फीस क्या लगेगी, सर लेट फीस लगेगी अगर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड कोई भी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुए। क्या मीनिंग सर, ना तो आपने कोई सेल करी ना परचेज करी, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको हुआ ही नहीं, तो सर गवर्नमेंट कहती है इस केस में भी आपको नील रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। टाइमली आपको ड्यू डेट तक आपको क्या करनी है, नील रिटर्न। अगर आप नील रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस लगती है सर। मैंने क्या बोला सर, लेट फीस लगती है, कोई पेनल्टी नहीं बोला मैंने, ना मैंने बोला इंटरेस्ट। क्या लगेगा, लेट फीस लगेगी सर। लेट फीस कितनी लगेगी, 20 रुपए पर डे, बट अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹500। क्या मीनिंग सर इस बात का, सर 20 रुपए लगेगी रोज की लेट फीस, बट मैक्सिमम 500 रुपए तक का लगेगा ये। अगर 500 रुपए से एक्सीड हो जाता है ये अमाउंट तो फिर नहीं लगेगी सर, मतलब मैक्सिमम 500 तक ही लगेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। चलिए सर हमें याद हो गया। सर केस नंबर 2, अगर नील रिटर्न का केस नहीं है आपका, अगर आपका नील रिटर्न का केस नहीं है तो हम टर्नओवर चेक करते हैं कि जो टैक्स पेयर है अगर उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर है वो अप टू ₹1.50 करोड़ है, 1.5 करोड़ रुपए तक अगर उसकी टर्नओवर है पिछले साल की, तो इस केस में लेट फीस लगेगी सर 50 रुपए पर डे, 50 रुपीज पर डे, बट अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹2000। अगर अगली बात कर रहे हैं सर, अगर एग्रीगेट टर्नओवर है टैक्स पेयर की मोर देन 1.50 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ रुपए है, कब सर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो 50 रुपए तो सेम रहेगा, 50 रुपए पर डे, बट अप टू मैक्सिमम ऑफ 5000 आ जाएगा सर यहाँ पर। तीसरी बात आती है सर, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ
टैक्स पेयर इज मोर देन 5 करोड़ रुपए इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो 50 रुपए पर डे तो सेम है यहाँ पे भी, बट अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपए। सर एक बार दोबारा याद करा दो, मैं तो है ना याद नहीं हो रही। मैंने कहा चलो ओके। देखिए अगर नील रिटर्न का केस है, अगर केस क्या है, नील रिटर्न का केस है सर, तो 20 रुपए पर डे बट अप टू मैक्सिमम ऑफ 500 रुपए। चलिए सर अब मैं कहता हूं सर ऐसे याद कीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं उस फॉर्म में याद कर लीजिए। अगर आपकी टर्नओवर है, पिछले साल की बात करें सर, मैं बार बार नहीं बोलूंगा पिछले साल की टर्नओवर, आप समझना इस बात को कि मैं जो हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं पिछले साल की बात कर रहे हैं। इफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू रुपीज 1.5 करोड़, सर हिंदी में बोलो, अगर पिछले साल की टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए तक है, नंबर सेकंड 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ रुपए तक है। अगला केस है सर, अगर एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज है, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्या बोला सर एक बार दोबारा से, अगर पिछले साल की टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपए है, सेकंड नंबर केस 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ रुपए है, नंबर थर्ड केस मोर देन 5 करोड़ रुपीज है। तो सर 50 रुपए पर डे तो तीनों के अंदर सेम है, 50 रुपए पर डे तो तीनों के अंदर सेम है, लेकिन जो मैक्सिमम है केस वन के अंदर सर आएगी आपकी 2,000 रुपए, फिर 5,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए। हाँ सर हमें तो याद हो गया। सर एक बार दोबारा चलवा दूं, आपको फटाफट याद होगा। अगर पिछले साल की टर्नओवर आपकी अप टू 1.5 करोड़ रुपए तक है, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, कब की सर, पिछले साल की, तो 50 रुपए पर डे तो तीनों के अंदर सेम है। अरे सर हमें तो याद हो गया। और जो मैक्सिमम है केस वन में 2,000 रुपए, केस टू में 5,000 रुपए, केस थ्री में 10,000 रुपए है सर। हाँ सर हमें तो याद हो रहा है सर धीरे धीरे। मैं कहता हूँ सर आप मेरे तरीके से मेरे साथ चीजों को रिपीट कर लीजिए, आपको चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। हाँ सर हाँ। चलिए सर एक नोट है कि जो ये पर डे पढ़ा ना हमने, 50 रुपए पर डे, 20 रुपए पर डे, या जो मैक्सिमम पढ़ा हमने 2,000, 500 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, ये टोटल है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों के लिए। सर अब एक बार हमें एग्जांपल देके समझा दो सर। मैंने कहा ओके। देखिए अगर हमारी जो रिटर्न जानी है वो नील रिटर्न जानी है, तो मैंने क्या याद कराया आपको, 20 रुपए पर डे की है, मैक्सिमम ऑफ 500 रुपए। तो सर इस 20 रुपए में 10 रुपए सीजीएसटी के, 10 रुपए एसजीएसटी के। हाँ सर हाँ। तो सर इसी तरीके से 500 रुपए में जो मैक्सिमम है वो 250 रुपए सीजीएसटी के होंगे और 250 रुपए एसजीएसटी के होंगे। हाँ सर हाँ हमें तो याद हो गया। तो सर ये हमने पढ़ी लेट फीस फॉर डिलेड इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। चलिए सर अब हम पढ़ेंगे लेट फीस फॉर फाइलिंग, लेट फीस फॉर डिलेड इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। अगर कोई टैक्स पेयर जीएसटीआर 9 दैट इज एनुअल रिटर्न, अगर एनुअल रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो उस पर कितनी लेट फीस लगेगी। सर कैसे याद करें, मैंने कहा मैं कराऊंगा ना। अरे बड़ा आसान है ब्रो, बड़ा आसान है, ये तो पिछले वाले से भी आसान है जी। कैसे सर, इसमें कोई नील पिल नहीं होता, नील की बात नहीं होती, इसमें डायरेक्ट टर्नओवर पे आते हैं सर। ओके सर है ना, हमें तो याद हो रहा है धीरे धीरे। एक बार ना आप हमसे पिछले वाला सुन लो। मैंने कहा सर सुना दो एक बार मन में अपने। सर हाँ सर हमने सुना दिया। चलो जी हम जीएसटीआर 9 के बारे में पढ़ेंगे। अगर लेट फीस लगती है, ड्यू डेट क्या है सर जीएसटीआर 9 की, जो फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की में फाइल करनी है, वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा उसके बाद जो 31 दिसंबर आएगी वो ड्यू डेट है सर जीएसटीआर 9 की। तो अगर उसके बाद अगर हम फाइल कर रहे हैं तो 3 केस आएंगे सर, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अगर आपकी पिछले साल की टर्नओवर नहीं सर, हमें ना समझ नहीं आ रहा धीरे धीरे। आप कभी तो कहते हो पिछले साल की, कभी कहते हो इस साल की, कभी कहते हो कुछ, कभी कहते हो कुछ। मैंने कहा ओके लॉजिक देते हैं सर, लॉजिक। सर एनुअल रिटर्न कौन से ईयर की फाइल हो रही है? अरे जिस ईयर की हमें फाइल करनी है उसी ईयर की तो हम फाइल करेंगे 31 दिसंबर तक। तो जिस साल की हमें फाइल करनी है, अगर उस साल की टर्नओवर, हाँ सर अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है।
सो सर GSTR1 और GSTR3 में हमने पिछले साल की टर्नओवर क्यों देखी थी? सर आप ये याद रखो कि एनुअल रिटर्न करंट ईयर की फाइल करनी है, तो हम करंट ईयर की चेक करेंगे टर्नओवर। सर हमें तो है ना कंफ्यूजन हो रही है। मैं कहता हूं बेटा GSTR1 एंड GSTR3 प्रीवियस ईयर के लिए टर्नओवर चेक करेंगे लेट फीस के लिए, लेकिन जो GSTR9 है एनुअल रिटर्न है, इसके लिए करंट ईयर की टर्नओवर चेक करेंगे सर। जिस फाइनेंशियल ईयर की हम फाइल कर रहे हैं एनुअल रिटर्न, उस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर चेक करेंगे। सर आगे बढ़ो, हमें समझ आ रहा है। ओके, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़ रुपीस है, ये तो पहला केस। नंबर सेकंड केस 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है बट अप टू 20 करोड़ रुपए है। नंबर थर्ड केस एक्सीडिंग 20 करोड़ रुपए है। पहला केस सर 5 करोड़ रुपए तक है हमारी टर्नओवर। नंबर सेकंड केस 5 करोड़ रुपए से तो ज्यादा है लेकिन अप टू 20 करोड़ रुपए तक है। नंबर थर्ड सर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो सर ध्यान देना, बिल्कुल आराम से कराएंगे सर हम आपको ये टॉपिक, बहुत आराम से, क्योंकि एमसीक्यू में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। चलिए मैं कहता हूं सर एक डिजिट याद कराऊंगा मैं आपको। आपने कहा सर ओके। सर आप स्लो क्यों हो गए? पता है बच्चा, जब भी हमें कोई कॉम्प्लिकेट चीज याद करनी पड़ती है, मैं ये नहीं कह रहा ये कॉम्प्लिकेट है, ये एक्चुअल में तो कॉम्प्लिकेट है, लेकिन जब मैं आपको याद करा दूंगा ना, आप कहोगे सर ये तो कॉम्प्लिकेट थी ही नहीं, आपने इसको कॉम्प्लिकेट क्यों बोला? मैं कहता हूं सर 1 मिनट का टाइम लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और कहता हूं सर आप खुद याद करके दिखाइए एक बार। आप एक बार खुद याद करके दिखाइए 1 मिनट के अंदर, उसके बाद हम इस टॉपिक को एक बार कंटिन्यू करेंगे। सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं सर आपसे, और आपको बोलता हूं याद करके दिखाओ एक बार इसको। सर क्या कर रहे हो? सर हमें भी बताओ। मैंने कहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ बस, याद करके तो देखो आप। ओके सर हमें ना याद नहीं हो रही, हमें हल्की हल्की याद होती है, फिर हम भूल जाते हैं। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। चलिए सर है ना हमारा तो ग्रुप 1 क्लियर है, सीए फाइनल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। सीए फाइनल के बच्चे कह रहे हैं सर हमारा तो ग्रुप 1 क्लियर है। मैंने कहा ओके, आपका ग्रुप 2 रहता है, तभी तो आप जीएसटी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा सर ओके। सर आईपीसीसी के बच्चे क्या बोलते हैं, सीए इंटर के बच्चे बोलते हैं सर हमारा तो ग्रुप 2 क्लियर है, हमारा तो ग्रुप 1 रहता है। मैंने कहा ओके। मैं कहता हूँ आपका ग्रुप 2 क्लियर है सीए फाइनल का, सॉरी ग्रुप 1 क्लियर है, या फिर आपका आईपीसीसी का ग्रुप 2 क्लियर है। आपने ऑडिट सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा सर, सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में आता है और सीए फाइनल में ग्रुप 1 में आता है सर ऑडिट सब्जेक्ट। इसके अंदर एक चैप्टर आता है इंटरनल ऑडिट का सर हमें तो है ना इंटरनल ऑडिट की लिमिट याद है, 25, 50, 100, 200 करके हमें याद कराई थी सर। 25, 50, 100, 200 सर हमें तो याद है। मैंने कहा सर 25 भूल जाओ बस। क्या बोला मैंने? 25 को भूल जाओ, 50, 100, 200 याद कर लो। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए तक है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है बट अप टू 20 करोड़ रुपए है, अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इस केस में मैंने कहा 25 भूल जाओ, तो 50 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे। अब मैक्सिमम की बात करते हैं सर मैक्सिमम होता है 0.04%। पहले दो में तो सेम है बिल्कुल, क्या है 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट की यूनियन टेरिटरी। और नंबर थर्ड के केस में जो मैक्सिमम की लिमिट है 0.50% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट की यूनियन टेरिटरी। सर हमें तो याद हो रहा है। मैंने कहा सर एक बार दोबारा रिपीट करा दो। सर अगर आपकी टर्नओवर जो है अप टू 5 करोड़ रुपए तक है,
एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपए है बट अप टू 20 करोड़ रुपए तक है, लेकिन अगर टर्नओवर एक्सीडिंग 20 करोड़ रुपीज तक है तो लिमिट है 25 को भूल जाओ, 50 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी। पहले दो केस में तो ये है, नंबर थर्ड केस में सर 0.50% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी। सर हमें तो याद हो गया, मैंने कहा डन, कितना आसान था। चलिए सर नोट पढ़ेंगे हम। अरे सर वो ये नोट तो कॉमन ही है, ये जो पर डे है ना या जो मैक्सिमम है ये सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के लिए है। सर हमें तो याद है, अब इसका एग्जांपल मत दो सर, मैंने कहा ओके। चलिए जी, एक टॉपिक आता सर आपका फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न की बात होती है सर, अगर एग्जांपल सुनिएगा सर बिल्कुल ध्यान से। मैंने कहा मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, 5 जनवरी से मैंने एक बिजनेस शुरू किया है सर। ओके, मैं कहता हूं सर जो मेरी थ्रेशोल्ड टर्न लिमिट है, जो एग्रीगेट टर्नओवर है मेरी, वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड हो जाती है। कब सर? 8 फरवरी को। क्या बोला सर मैंने? मैंने बिजनेस शुरू किया 5 जनवरी को, लेकिन अब धीरे धीरे बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो जैसे ही 8 फरवरी आई मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई रजिस्ट्रेशन की लिमिट के लिए। जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट थी वहां उस लिमिट को एक्सीड कर गई मेरी टर्नओवर। तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, मैं कहता हूं सर मैंने कर दिया, मैंने 8 फरवरी के बाद 30 दिन विद इन 30 डेज मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन मेरे को जब भी मिलता है वो एक डेट आएगी, लेकिन मैंने अप्लाई कब किया? विद इन 30 डेज फ्रॉम 8 फरवरी। 8 फरवरी को मेरी टर्नओवर एक्सीड की थी और मैंने अप्लाई कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर। लेट सपोज मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलता है सर आपका 5th ऑफ मई, 5 मई को मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो गवर्नमेंट कहती है जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला ना 5 मई को, ये जो रजिस्ट्रेशन की जो इफेक्टिव डेट है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी मानी जाएगी जिस दिन आपकी टर्नओवर एक्सीड हुई थी रजिस्ट्रेशन की लिमिट से, जो कि 8 फरवरी थी सर। तो 8 फरवरी से लेके जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला मुझे 5 मई, इस दौरान अगर मैंने कोई सेल की है तो इस सेल या परचेज की है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं अपनी फर्स्ट रिटर्न में दूंगा सर। जो भी सेल परचेज मैंने करी 8 फरवरी से लेके 5 मई तक, फ्रॉम द डे when turnover exceed the limit of registration up to the date of grant of registration, इस पीरियड के लिए मुझे फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी सर। सर हम कहते हैं फर्स्ट रिटर्न हम फाइल कर देंगे, लेकिन सर कब तक कर सकते हैं? जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला वहां से 1 महीना। ओके सर, चलिए सर ये तो हुआ फर्स्ट रिटर्न का टॉपिक। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? व्हेन अ पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर द सेम within 30 days, then there could be time gap between effective date of registration and issuance of registration certificate. So return for supplies made during period from effective date of registration to date of grant of registration shall be called for first return. It should be filed within 1 month from the date of grant of registration. सर ये तो बड़ा आसान था, मैंने कहा ओके। सर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइनल रिटर्न। सर हमने तो पढ़ा था जीएसटीआर 10 जो फॉर्म होता है वो फाइनल रिटर्न का होता है। मैंने कहा सर आपने ठीक पढ़ा था। एनी पर्सन whose registration has been surrendered, उसने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया? सरेंडर कर चुका है वो, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है? कैंसल्ड हो चुका है। एनी पर्सन मतलब सभी, एनी पर्सन whose registration has been surrendered और cancelled, इस केस में he shall require to file final return। तो फाइनल रिटर्न फाइल करेगा। कब तक करेगा सर? 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम जो 2 डेट्स बोलूंगा सर मैं आपको,
डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। जो डेट ऑफ कैंसिलेशन है और जो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है, इसमें से जो भी लेटर होगी सर। ओके सर, देखिए बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं हम लेक्चर्स को, रिवीजन लेक्चर्स को इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने रेगुलर क्लास परचेज नहीं किया और वो सिर्फ ये रिवीजन लेक्चर देख रहा है, तो उसको रिवीजन लेक्चर सुन के चीजें समझ आ जाए। और जो किसी बच्चे ने अगर ऑलरेडी लेक्चर परचेज कर रखे हैं किसी के, और लेक्चर परचेज करके वो लेक्चर खत्म कर चुका, अब वो रिवीजन कर रहा है, तो एक बार रिवीजन लेक्चर सुन ले। भाई कई बार क्या होता है, हमने क्लासेस ली थी पहले, अब कुछ अपडेशंस आ चुकी हैं, अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, या फिर हमें रिवीजन रिवाइज करना है, लेकिन हमने तो सर अच्छे से पढ़ा नहीं था उस टाइम पे, अब हम कैसे रिवाइज करें? तो सर आप इन यूट्यूब वीडियोस को रेफर करके रिवाइज कर सकते हैं। सर हमारे कुछ टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, जैसे एक टॉपिक है हमारा QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अच्छा, एक टॉपिक सर हमारा बाकी है GSTP का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सर। सर ऐसा क्यों? मैं कहता हूँ सर बर्डन लेके मत पढ़ो, जितना पढ़ो, जितनी क्लास को करो उतनी को याद कर लो सर। उससे आगे की क्लास तब शुरू करो जब हमें पिछली क्लास याद हो। तो आप अभी तक इस लेक्चर को याद कीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे सर। ठीक है सर, क्या आपको समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, स्टे कनेक्टेड।